बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डेटा सेट रिसोर्सेज एंड बेसिक ऑफ पाइथन। कल हमने काफी हद तक चीजें को कवर किया था रिगार्डिंग डेटा सेट के हवाले से, या हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह कोई भी रिसर्च पेपर में से डेटा सेट के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पाइथन की बेसिक क्या होती है, पाइथन को किसने डेवलप किया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्यों हम पाइथन को चूज करते हैं, यूजर्स कौन है और इसका फ्यूचर क्या है। आज हम थोड़ा सा ना डीप डाउन करेंगे, थोड़े से हैंड्स ऑन की तरफ, और से हम पाइथन को करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो किस हद तक डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से। सो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यार ये जो कीवर्ड्स का जो टॉपिक है ना, कीवर्ड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड आपको ये बताता है कि आपकी लैंग्वेज कितनी पावरफुल है। जितने ज्यादा किसी भी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स होंगे उतने ज्यादा वो लैंग्वेज फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकेगी। तो पाइथन के अंदर जो है टोटल 35 कीवर्ड जो है वो यूज किए गए। 35 कीवर्ड से वो डिफरेंट टाइप के काम जो है हम करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज ओपन कर देता हूँ, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पर एक फाइल ओपन कर दें, ओपन फोल्डर कर दें। मैं ओपन फोल्डर करता हूँ तो आप अपना एक स्पेसिफिक फोल्डर बना रहे हैं, तो हम मशीन लर्निंग का एक फोल्डर बना दें ताकि जितनी भी प्रैक्टिस करें हम उसके ऊपर कर सकें। तो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स में जाकर यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। तो इसके बाद आपके पास जो है इधर आप एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे एक फोल्डर का नाम दे दें। मैं देता हूँ मशीन लर्निंग लर्निंग बूट कैम्प 1। तो ये हमारे पास फोल्डर का नाम आ गया है। इस फोल्डर के अंदर अब हम लोग चले जाएंगे। इधर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ प्रैक्टिस, जैसे हम लोग डेटा साइंस में नहीं कहते थे 1.py। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है पाइथन की। अब यहाँ पर ना हम डिफरेंट टाइप की कोड पुट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखता हूँ एग्जीक्यूट होती है। जी बिल्कुल, ये हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर द आउटपुट, यस, हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि आप जब भी कोई कोड लिखें उसको सेव लाजमी करें। कंट्रोल एस दबा के ना उसको सेव नहीं करोगे तो वो आपके पास आउटपुट शो नहीं करेगा। ये अक्सर मेरे साथ प्रॉब्लम विजुअल स्टूडियो कोड में लाजमी होती है कि मैं उसको सेव नहीं करता और मैं बार बार उसको रन करता रहता हूँ। तो वो फिर मेरा मुझे लगता है कि मैंने कोड गलत लिखा है, तो फिर बैठ के उसको सही करने बैठ जाता हूँ, सही कोड भी गलत हो जाता है। तो ये एक चीज जो है इसका आपने खास ख्याल रखना। नेक्स्ट हमने देखना था कि ये हमें कीवर्ड दे रहा था, तो जैसे हेलो वर्ड के बाद हेल्प, और हेल्प के बाद आप लिख लेते हैं कीवर्ड्स। वर्ड्स, आई थिंक वर्ड्स है या वर्ड है, कीवर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इसको लिख कर क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे। इसको देखें, मैंने अगेन सेव नहीं किया तो उसने मुझे नीचे कुछ भी नहीं ला के दिया। ये आपको गोल सा सर्कल नजर आ रहा होगा, तो ये बताता है कि भाई सेव करो। पहले सेव कर लिया अब हमने कंट्रोल एस दबाकर। अब हम इसको रन करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि यूज हेल्प टू, कहता है इंटरेक्टिव हेल्प यू ऑन एसटीआर क्लास। सो आप आइडियल ओपन करें और यहाँ पर आप लिखें हेल्प और यहाँ पे लिखें कीवर्ड। कीवर्ड्स था। तो ये उसने ना आपको डिफरेंट टाइप के ना बता दिए कि आपके पास कौन कौन से कीवर्ड है। कीवर्ड्स का आपको पता है कि आप वो कीवर्ड कभी भी यूज नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर के तौर पर। आइडेंटिफायर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्लास नेम, फंक्शन नेम, तो ये कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, इनको आप यूज नहीं कर सकते। सो हर, अच्छा अब आपने ना किसी कीवर्ड की खास इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आप किस तरह लेंगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको उस कीवर्ड का नाम हेल्प के अंदर लिखना होगा। यानी कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं सपोज करें मैं पूछना चाहता हूँ कि यार ये जो इफ है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और ये क्योंकि स्प्रिंग फॉर्मेट में है तो यहाँ पर मैं इसको
स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज करता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें मुझे इफ के बारे में ना इसने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है, जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ऐड किया हुआ था। तो ये देखें डिफरेंट मुझे इंफॉर्मेशन वो देता चला जा रहा है इफ के बारे में, इसी सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में इस तरह इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो कीवर्ड्स जो है इसमें आई थिंक टोटल जो है वो 35 थे हमारे पास, और हर कीवर्ड का एक खास स्पेसिफिक पर्पस है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ कुछ कीवर्ड हैं जो कि फर्स्ट कैरेक्टर जिनका बिग है, जैसे फॉल्स है, ट्रू है। अदरवाइज अगर आप बाकी कीवर्ड देखें तो बाकी सारे के सारे कीवर्ड स्मॉल उसके अंदर लेटर्स में। तो इस तरह आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स है, नन है, और ट्रू जो है ये इसका अपर केस में है फर्स्ट लेटर, बाकी सारे जो है वो लोअर केस में है। इसी तरह ये कमांड उसने अप्लाई किया कि आप किस तरह कोई भी डिजायर्ड कीवर्ड यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको इसकी, जैसे अभी हमने इफ किया था। अच्छा, ये चीज अभी हमने कमांड लाइन पे यहाँ पर अगर हमने टर्मिनल जो है ना यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप इसको और एग्जीक्यूट करना चाहे तो मैं पाइथन की उसके अंदर चला जाता हूँ। तो देखिए मैं पाइथन के इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं ये वाला काम कर सकता हूँ जो मैंने वहां पर किया था, हेल्प, और यहाँ पर आप लिख देते हैं कीवर्ड्स। सो यहाँ पर भी देखें आपको क्या मिल गया, आपको जितने कीवर्ड से उसने सारे आपको लाकर दे दिए हुए हैं। सो दिस इज द concept of the keyword. Now we will see what is comments. Comments is very important. Whenever you write any code, तो एक बड़ी जबरदस्त और अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप कमेंट देते हैं तो। क्योंकि देखें कल को आपने किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कल को आप किसी वजह से कंपनी लीव करते हैं या कहीं और आप स्विच करना चाहते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया होगा तो डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर किसी ना किसी ने आकर तो देखना होगा ना। तो उसके लिए अगर आप डेवलपर को कोड शो नहीं करवाएंगे या कमेंट्स के थ्रू कोड नहीं बताएंगे कि आपने कोड में किया क्या होगा, तो उसको आइडिया नहीं होगा। तो एक तो उसके लिए भी बेहतर है, दूसरा उस चीज को अंडरस्टैंड करने में भी आपको आसानी मिलती है। अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपका जो कोड है आपने 1 महीने पहले लिखा है, 1 महीने बाद आपको काफी सारी चीजें ऐसे फील हो रही हैं कि मैंने क्या लिखा है। ये अक्सर प्रोग्रामिंग में होता है, तो आपको अपना कोड ही अक्सर समझ नहीं आ रहा होता है। तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं, कमेंटिंग करते हैं। वन लाइन कमेंट के लिए हम ये लोग यूज करते हैं हैश, और इसके अंदर मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला, जो इसको हम आई थिंक टिक्स बोलते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट देना हो। तो अब हम ये कमेंट्स दे के देखते हैं अपने इसके अंदर, तो ये कमेंट्स किस तरह दिए जाते हैं। सो मैं दोबारा आ जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड का कमेंट देना चाहता हूँ, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। देखिए उसने इसको स्पेशल कलर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये जो कमेंट्स होते हैं वो जब आप उसको इंटरप्रेट करते हैं तो वो उसके अंदर अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कमेंट को वो क्या कहते हैं, डोंट केयर कंडीशन में डाल देता है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाता। तो आप इसको रन करेंगे तो आपको सिर्फ हेलो वर्ड नजर आएगा, ये जो कमेंट्स है ये आपको नजर नहीं आएगा। और अगर मैं हैश हटा देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एरर आना शुरू हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर उसने वैसे भी हाईलाइट कर दिया है, तो वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो यू कैन सी द एरर। तो इनवैलिड सिंटैक्स का उसने हमें एरर दिया। तो यस, द सिंटैक्स इज नॉट प्रॉपर, so you will add the comment by using the hash symbol. अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन में कमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम in this we are doing to print the hello world स्टेटमेंट। ये हमारे पास मल्टी लाइन था। अब यहाँ पे एक दफा दोबारा प्रिंट कर देता हूँ इसके नीचे पे। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट करूंगा तो आपके पास दो हेलो वर्ड आ रहे होंगे, जो कमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे। अच्छा, आपने एक चीज गौर की होगी कि वेन एवर यू राइट द प्रिंट कमांड, तो प्रिंट फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि यार ये एक न्यू लाइन में खुद ब खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहला हेलो वर्ड है और ये दूसरा हेलो वर्ड है, लेकिन आपको न्यू लाइन पे क्यों दिख रहे हैं? क्या आप इसको मतलब सिंगल लाइन पे भी शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसको हम अभी हम आगे जाके देखते हैं। यस, यू कैन डू, यू कैन राइट इन द सिंगल लाइन।
ठीक है, दो हेलो वर्ल्ड एक साथ लिख सकते यस लिख सकते हैं। तो आप दोनों प्रिंट को सेकंड लाइन, जो अगला प्रिंट होगा उसको सेकंड लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी आप खत्म कर सकते हैं। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार स्लाइड में। अच्छा, ये उसने आपको एक एग्जांपल बताई हुई है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास ये ऊपर जो है वो सिंगल लाइन कमेंट है, जो आपके पास ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट है। और ये आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट है जो कि आपके पास ऑरेंज कलर में शो हो रहा है। और सिंपल आपने क्या किया हुआ है, ए के अंदर 1 को आपने इनिशियलाइज करवाया हुआ है और बी के अंदर आपने 2 को इनिशियलाइज करवाया हुआ है। और आपने सिंपल एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है जिसमें अब ये चेक कर रहे हैं कि क्या ए बड़ा है बी से। और अगर ए बड़ा है बी से तो आपको प्रिंट ए हो जाएगा, अदरवाइज आपको प्रिंट बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके केस में जो है वो आपको प्रिंट बी होगा क्योंकि ए बड़ा नहीं है बी से। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल कोड। तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहा है क्योंकि आप प्रिंट बी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो डेट्स वाई उसने आपको 2 प्रोवाइड कर दिया। दिस इज सिंपल कोड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज और भी कर रहे होंगे, यहाँ पे आप कोलन यूज कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे आगे जाकर। इसमें मैंने कहा था कि इंडेंटेशन का रूल अप्लाई होता है। इंडेंटेशन भी है, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्पेसिस इसने दी हुई है, ये जो स्पेसिस है ना, ये इसका हमने खास ख्याल रखना होता है। इसमें करली ब्रैकेट्स नहीं होते जो हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं ना, C++, जावा, C#, उसमें हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को शो करने के लिए। यहाँ पे करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो हमारा करली ब्रैकेट वाला काम कर रही होती है, ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। नाउ द अदर थिंग, वेरिएबल। सो द वेरिएबल इज लाइक एज ए कंटेनर। एक बॉक्स नहीं होता, एक डब्बा, जिसके अंदर आप डिपेंड करता है कि आपके पास वेरिएबल कितने बड़े साइज का है, तो आप उतने बड़े साइज का, उतनी बड़ी साइज की चीजें उसके अंदर समा सकते हैं। एक वेरिएबल जो होता है, हो सकता है वो, जैसे आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल यूज करते हैं अक्सर विंडो के अंदर, जब आप पाथ देते हैं तो उसके एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो आपके एक, जो आप न्यू ऐप इंस्टॉल करें, जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल किया तो माइक्रोसॉफ्ट को उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो जब आप उसका पाथ डाल देते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल में तो वो एक कनेक्शन बन जाता है, जैसे ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 2, या फिर अब बी के पास क्या है, 2 है, तो अब ए के पास भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 2। तो इट्स मीन आप क्या कर रहे हैं, आप बी के अंदर जो भी स्टोर करवा रहे हैं उसको आप ए को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये होता है कि आप एक एनवायरमेंटल वेरिएबल में डिफरेंट पाथ को ऐड कर देते हैं। तो जब पाथ ऐड हो जाएगा तो उसको उसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी कमांड जो है आपके पास है और आपने इसको किस तरह एग्जीक्यूट करवाना है। सो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो बिल्कुल एक कंटेनर की तरह है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डब्बा सा है और एक पर्सन जो है वो उसको पिक कर रहा है और उसके डब्बे के साथ उसका कोई नाम लिखा हुआ है, और उसके अंदर यू कैन राइट मल्टीपल वैल्यूज। आइदर यू कैन पुट लिस्ट की फॉर्म में डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, सेट की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, या सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को या सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर ना एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी आप नॉर्मल कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी डाटा टाइप को लाजमी मेंशन करते हैं। तो डाटा टाइप आपको ये बताती है कि इसके अंदर किस टाइप का डाटा आप स्टोर करने जाएंगे, उसका साइज क्या होगा, उस पर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो दिस इज अ डाटा टाइप। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। जैसे आप इंट ए इज इक्वल टू 1, तो इट्स मीन उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, 1 स्टोर होगा। अब जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होता है, एक स्पेस आपको मिल रही होती है जिसमें आप 1 को स्टोर करवाएंगे और उसका स्पेसिफिक एड्रेस भी क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे डिफरेंट है। और ये जो अभी मैंने आपको बताया था इंट ए इज इक्वल टू 1, ये जो इंट है ना, ये स्टैटिक टाइपिंग है। स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है कि आप उसकी डाटा टाइप भी साथ लाजमी देनी पड़ती है। तो हम इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जो मैंने भी आपसे बात की है। यहाँ पर वो आपको ये बताना चाह रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर इंट ए इज इक्वल टू 2, तो आपने इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन एक साथ ही कर दी है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि मेमोरी में एक जगह एलोकेट होगी जितना आपके पास साइज होगा किसका, इंटीजर का। उसके लिहाज से आप उसका नाम डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर आप स्पेसिफिक किस्म की वैल्यू को स्टोर करेंगे, और उसके खास किस्म का जो है वो एक एड्रेस भी आपके पास होगा। ये सिंपल होता है जब आप कोई भी C++ के अंदर, जावा के अंदर, C# के अंदर जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे होते हैं।
जब आप डायनेमिक टाइप को यूज करते हैं, डायनेमिक टाइप क्या होती है, जिसके अंदर आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती, तो एट ए रन टाइम वो क्या कर रहा होता है, वो खुद ब खुद उसकी वैल्यू को देखते हैं, उस क्लास के बारे में बता रहा होता है। तो अब आपने क्या किया, a इज इक्वल टू 2 किया। अब देखिए हमने कोई डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो होता ये है कि जब आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो ये जो वेरिएबल होता है ये सिर्फ एक रेफरेंस का काम कर रहा होता है। और जो ये टू होता है, इसकी बेस पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको जो रेफर कर रहा होता है वो कौन होता है, ए होता है। और जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो क्या स्टोर होगी, टू स्टोर होगी। ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, क्लासेस बनाते थे। क्लासेस क्या होती थी कि उसके अंदर दो चीजें होती थी, एक तो उसके एट्रीब्यूट्स होते थे, दूसरी उसकी फंक्शनैलिटी होती थी। तो हर क्लास के अगेंस्ट हम क्या बना लेते थे, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे। जैसे हमने कार की क्लास बनाई है, तो कार के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, कार 1, कार 2, कार 3। तो उसके डिफरेंट आप एट्रीब्यूट को चेंज करें तो डिफरेंट मॉडल की कार आपके पास आ जाएगी। तो बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए, बड़े डिफरेंट कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू सॉल्व करना। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द ऑब्जेक्ट्स। अगर आप इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर देखें तो हर चीज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट के कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, टीचर के कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, इवन उन उन दोनों की कोई खास खास फंक्शनैलिटी भी है। तो आप बड़ा इजीली उसको जो है वो विद हेल्प ऑफ C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी पाइथन के अंदर क्या यूज होता है, एवरीथिंग हमने बात की थी कि एवरीथिंग इन द पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। तो वेन एवर यू विल इनिशियलाइज एनी वैल्यू, तो होता ये है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर की जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि उसका जो भी आप नाम यहाँ पे वेरिएबल का नाम पुट करते हैं तो वैसे रेफरेंस उसके अंदर यूज हो रहा होता है। अब मैंने एक और वैल्यू पुट की, b इज इक्वल टू 2। पहले क्या थी, a इज इक्वल टू 2, अब मेरे पास b इज इक्वल टू 2 है। अब इस चीज को यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर डायनेमिक टाइप आपको किस तरह हेल्पफुल होगी और किस तरह ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें, जब आप इंट a इज इक्वल टू 2 करते हैं या आप इंट b इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो इसके अंदर होता यह है कि आपके पास एक मेमोरी क्रिएट होती है जिसका नाम a होता है, 2 जो है वो स्टोर होता है और उसका खास किस्म का एड्रेस होता है। इस तरह b एक अलग से मेमोरी क्रिएट होती है जिसमें अगेन आप 2 स्टोर कर रहे हैं, उसका एक खास किस्म का एड्रेस है। अब हम बात कर लेते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन में आपने क्या किया, a इज इक्वल टू 2 किया, b इज इक्वल टू 2 किया। अब ये है डायनेमिक टाइप। अब इसमें गौर करने वाली चीज ये है, हमने कहा था कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके लिहाज से क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सपोज करें आपके पास ऑब्जेक्ट एक बन जाता है, उसमें क्या वैल्यू आपने स्टोर करवा दी, 2 स्टोर करवा दी। अब इसको रेफर कौन कर रहा है, ए रेफर कर रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो इसके लिए क्या मुझे अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, नहीं। तो ये आपकी ये चीज कॉमन ही रहेगी, मतलब आपको अलग से कोई मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है जैसे आपने यहाँ पर क्रिएट की। बस आपने करना ही है कि इसके दो नाम हो जाएंगे, एक ए भी हो जाएगा, एक बी भी हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डायनेमिक टाइप, कि आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप इसको डील करते हैं तो आपको अलग अलग न्यू मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास सेम वैल्यू है। और जो भी आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये उसकी क्लास क्या होगी वो डिसाइड करेगी। इंटीजर है आपके पास, इसके अंदर फ्लोट है या करेक्टर है या आपके पास स्ट्रिंग है, उसकी जो भी क्लास होगी उसकी वैल्यू डिसाइड कर रही होगी, उसी क्लास का ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ये बात समझ आई है कि मेरे कहने का मकसद ये था कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ये भी डिसाइड हो रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास का बनेगा, और जो क्लास होगी वो भी उसकी वैल्यू के मुताबिक जो है हम वो जो इंटरप्रेटर होगा वो बखुद उसको क्लास असाइन कर देगा। जैसे अगर आपने इंटीजर वैल्यू यहाँ पर पुट की हुई है तो उसकी क्लास इंट यूज होगी और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि यहाँ पर आया होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक टाइप। एक और चीज होती है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ये होता है कि आपने कोई भी वैल्यू, सपोज करें मैंने लिस्ट को यूज कर लेता हूँ, लिस्ट के अंदर वैल्यू है 2 3 1 7। इसको मैं न्यू पेज के ऊपर आपको लेके समझाता हूँ। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, सपोज करें आपके पास एक लिस्ट है, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया 2 3 और 1। एक आपके पास इम्यूटेबल है, एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ।
स्ट्रिंग के अंदर मैं यूज कर लेता हूँ जे टैग। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है और ये आपके पास क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिलीट कर लूं, कोई भी वैल्यू न्यू इंसर्ट कर लूं, या कोई भी वैल्यू अपडेट कर लूं, इस तरह के ऑपरेशन मैं अगर कर सकता हूं उसी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसके अंदर कोई अपडेशन ना कर सकूं, कोई डिलीशन ना कर सकूं, कोई इंसर्शन ना कर सकूं, यानी कि इस चीज को मैं अगर चेंज ना कर सकूं, तो उसको हम कहते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर आप देखें तो स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होता है, एक अरे ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे जे है, टी है, ई है, सी है और एच है, बन गया एक लिस्ट की तरह। तो ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होता है या अरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इसके अंदर अगर मैं टी की पोजीशन के अंदर कोई नया लफ्ज पुट करना चाहूँ तो मुझे वो एरर देगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल जो चीज होती है उसके अंदर आप सेम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। जो आपने एक दफा वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दी वो वही स्टैटिक रहती है। हाँ, अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत होगी। जबकि ये म्यूटेबल क्या कहता है कि जब आपने कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके हिसाब से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट को आप अपडेट कर सकते हैं। उसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू को अगर आप अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वो हो सकती है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को आप क्या कहेंगे, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। सही है। तो ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, जो भी आगे आने थे तो मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर यार वही बात कर रहा है। अब यहाँ पर वो कहता है कि आपने किस तरह चेक करना है कि दोनों की जो आईडी है या फिर जो दोनों का एड्रेस है वो सेम है कि डिफरेंट है। तो इसको भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं छोटे से कोड के जरिए, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2। अब हम प्रिंट कर लेते हैं। इसके लिए हम एड्रेस के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम होता है आईडी। आईडी के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं ए। और इसी तरह हम एक और फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम होता है टाइप। टाइप आपको बताएगा इसकी क्लास क्या है। यहाँ पर आप पुट कर लेंगे ए। इस तरह आप प्रिंट, तरह आप लिख लेना तो ज्यादा बेहतर है। प्रिंट फॉर ए फॉर बी, तो यहाँ पर आएगा प्रिंट आईडी बी प्रिंट टाइप बी। तो ये छोटा सा एक मैंने कोड लिखा है आपके सामने, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है 2। इस तरह बी एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी है 2। सिंपल मैंने लिखा है फॉर ए। आईडी क्या करेगा, उसका एड्रेस मुझको ला के देगा, और टाइप क्या करेगा, उसके मुझे क्लास ला के दे देगा। इस तरह बी के अंदर भी मैंने क्या किया, उसका भी आईडी और उसकी भी टाइप जो है मैंने यूज किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यू कैन सी, तो आपके पास यहाँ पर ये कोड रन हो गया। अब इधर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास 4a था और यहाँ पर इसका उसने एक एड्रेस ला कर दिया आपको, और उसकी क्लास उसने क्या ला के दिया आपको, इंटीजर। इस तरह आपके पास b था, ये उसका एड्रेस था और उसकी क्लास उसने क्या ला के दी है, इंटीजर। अब चूंकि दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी। ठीक है, चूंकि दोनों की वैल्यू आपके पास सेम थी, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दोनों के एड्रेस भी क्या है, सेम। तो यही चीज मैंने अभी आपको समझाई कि अगर आप सेम वैल्यू स्टोर करेंगे तो उनका एड्रेस हमेशा सेम होगा। आपको अलहदा से न्यू मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप क्या करेंगे, जो रेफर कर रहे थे एक वेरिएबल के नाम से, अब आप दो वेरिएबल के नाम से उसी सेम वैल्यू को क्या कर रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे। क्योंकि जो वैल्यू होती है वो क्या कर रही होती है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही होती है। तो उस ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट नाम हो जाएंगे, तो ए एक डिफरेंट नाम हो जाएगा और बी एक डिफरेंट नाम हो जाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल यही वाला सिनेरियो जो है वो यहाँ पर बन जाता है, कि जिसके अंदर अभी हमने देखा था कि आपके पास अगर सेम किस्म के A2 होगा और B2 होगा, तो उसके अंदर वैल्यू तो एक ही रहेगी और ऑब्जेक्ट भी एक क्रिएट होगा, लेकिन उसके दो रेफरेंस हो जाएंगे, A और B। यही चीज अभी हमने देखी है, उनका एड्रेस भी सेम हो जाएगा। अब A की वैल्यू को मैं कर लेता हूँ 4 और मैं अगेन, हाँ, प्रिंट करेगा और इसका एड्रेस भी चेंज कर देगा, क्योंकि इंटीजर एक इम ऑब्जेक्ट है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट में वो चेंजिंग नहीं कर सकते। तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। ए की वैल्यू आपके पास 4 हो गई है, और ये कोडिंग का रूल है कि आपके पास जो आपके पास अपडेटेड वैल्यू आएगी ना, वो पिछले वाली रिप्लेस होगी, जो अपडेटेड होगी वो प्रिंट हो जाएगी।
ठीक है, तो अब इसको मैं अगर इसको प्रिंट भी करवा दूं तो यू कैन सी कि आपके पास जो है यहाँ पर 4 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। तो अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं, तो अब आप देखेंगे इसका आईडी चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आईडी दोनों का सेम रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आईडी चेंज हुआ पड़ा है उसकी वैल्यू के हिसाब से। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों में। एक है 159812963 यहाँ पर चेंजिंग आ रही है, एक 600 है, ये 664। ठीक है, तो इट्स के थ्रू आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब भी आप डिफरेंट वैल्यू यूज करते हैं तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, और जब आप सेम वैल्यू यूज करते हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट उसके रेफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जो भी आप वेरिएबल का नाम देखें उसके लिहाज से। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, यहाँ तक समझ आती है। तो यहाँ पर उसने वही एग्जांपल आपके सामने पेश की हुई है। उसने कहा है कि ए की वैल्यू 10 है और आपने आईडी ए की है, तो आईडी ए के अंदर देखें तो आपके पास ये एड्रेस जो है वो जनरेट होकर आ गया। इस तरह बी की वैल्यू भी 10 है, तो उसने उसको क्या कर दिया, बी की वैल्यू 10 प्रिंट करवा दिया, ए की वैल्यू 10 प्रिंट कर दिया। और आईडीपी देखें तो आईडीपी भी बिल्कुल आईडी ए की तरह है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 10 10 है। अब वो कहता है ए की वैल्यू 20 कर दो। ए की वैल्यू 20 जैसे उसने की तो उसका एड्रेस जो है वो क्या हो गया, खुद ब खुद चेंज हो गया। जो चेंजिंग आई वो उसके लास्ट कुछ डिजिट्स के अंदर थी, जैसे अभी हमने देखा था। और अब हम अगर आईडीबी देखें तो आईडीबी तो यही वाला आ रहा है जो पहले था, लेकिन जो आईडी ए है क्योंकि वैल्यू आपने डिफरेंट कर दी तो वो आईडी चेंज हो गया, उसका एड्रेस चेंज हो गया। सो अब आपने क्या किया, अब आपने किया y इज इक्वल टू ए का जो भी वैल्यू थी अब आपने y को भी वही वैल्यू असाइन कर दी, तो इट्स मीन y का भी वही एड्रेस होगा जो आपके पास a का एड्रेस होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला एड्रेस देखें y का, और ये a वाला एड्रेस देखें, दोनों सेम है, सेम है ना। तो यही है, आपको सिंपल सी एग्जांपल बता रहे हैं। ये जो अभी हम करते हैं ना, ये जो a इज इक्वल टू 10 हमने किया था, फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 20 कर दिया था, इसको हम कहते हैं रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो ये भी हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा है। सो अब यहाँ पर ना हमने बात की थी कि ये डायनेमिक टाइप है, इसके अंदर आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये राइज होता है कि सर अगर हम इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस को यूज करें, मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज करें, तो ये उसको किस तरह डील करेगा, करके देख लेते हैं। एक के अंदर हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम इसको 3 दफा पेस्ट करवा लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1.0 एंड c इज इक्वल टू, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू डेटा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, a b और c। अब अगर आप देखें तो मैं टाइप भी प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ये टाइप ऑफ ए हो गया, इसको कॉपी करें, टाइप ऑफ बी कर लेते हैं अभी हम इसको, और ये हमारे पास टाइप ऑफ सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास बी आ जाएगा। सो अब आपके पास इसको मैं रन करता हूँ तो यू कैन सी एक इंटीजर क्लास है, एक फ्लोट क्लास है, एक स्ट्रिंग क्लास है। तो इट्स मीन उसने जो क्या किया, उसने आपको टाइप, एक तो आपने डेटा टाइप नहीं दी, आपको डेटा टाइप का अजाब भी यहाँ पे खत्म हो गया कि यार आप हर वक्त डेटा टाइप देते हैं। सेकेंडली उसने आपकी वैल्यू को देखते हुए क्या किया, उसने उसकी क्लास को खुद ब खुद रिकॉग्नाइज कर लिया। और ये सारा इंटरप्रिटेशन जब आप करते हैं अपनी लैंग्वेज की, देन तब हो रहा होता है। मैंने आपसे एक और बात की थी कि अगर सपोज करते हैं यहाँ पे मैं कोई सिंटेक्स एरर ऐड करता हूँ, मैं कोई भी लाइन उल्टी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब मैं इसको रन करूंगा तो आपका पिछला कोड सारे का सारा रन हो जाएगा, लेकिन जो एरर है वो आपके पास नीचे जो है वो आपको नजर आ रहा है। अगर ये कंपाइल लैंग्वेज होती तो कंपाइल लैंग्वेज के अंदर अगर कोई भी पूरे कोड में कहीं पे भी किसी लोकेशन में एरर आ गया तो वो आपका कोड ही रन नहीं होता, ऐसे ही है ना। लेकिन इंटरप्रेटेड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जहां पर एरर आया ना वहां पे वो रोक देगा, जबकि उससे पिछला जितना भी कोड होगा वो आपका सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चूंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में जब भी आप कोडिंग करते हैं तो उसकी फाइल होती है, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं।
उसको हम कोड नहीं कह रहे होते। जो हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है तो उसके हम कोड कह रहे होते हैं। इसके अंदर हम स्क्रिप्ट का लफ्ज यूज करेंगे, पाइथन का हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर वो थोड़े से ना ऑपरेशन के बारे में आपको बता रहा है। ऑपरेशंस जो कि ऑपरेंड्स को जाहिर कर रहे हैं कि इसके हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन का कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं, उसकी नौयत जो है वो डेटा टाइप के हिसाब से चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, अभी हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो अभी आपसे बात की है। इसके लिए हम दोबारा अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइम ना हम लोग इसकी IPYNB फाइल बनाएंगे, क्योंकि ये मैं सारा का सारा मिटा रहा हूँ और सारा डिलीट हो रहा है, प्रैक्टिस 0 पे जा रही है। तो हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, बल्कि अभी कोशिश कर लेते हैं। वो जुपिटर पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस 1 किया, उसे इसमें न्यू पे क्लिक करते हैं और पाइथन कर्नल पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास फाइल आ गई है। इसका नाम आप चेंज कर दें, इसका नाम रख दें प्रैक्टिस 1। इसको आप रीनेम कर दें। और यहाँ पर भी हमने जो जो चीजें की थी मैं एक दफा दोबारा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ताकि हमारा ये फाइल सेव रह जाए। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, और हमने किया था ए इज इक्वल टू, और बल्कि हम इससे बैक जा सकते हैं। यस, जबरदस्त। इस कोड को कॉपी करें और इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो रन कर देते हैं, तो ये हम बस ये आ गया कोड। अगला कोड भी हम इस तरह, जिस तरह हम बैक गए थे तो हम आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो वाई पुट करूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर हमने एक और लास्ट में चीज भी देख ली थी, इसको कॉपी कर करना कि अगर हम कोई एरर इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें वो, अच्छा यहाँ पर हमें ना उसने पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। इधर हमें इस तरह बता रहा है कि लाइन 10 में इस तरह का एरर जो है वो है, जबकि वहां पर वो हमें बाकी चीजें भी प्रोवाइड कर रहा था। इतना कोड से कम हमें प्रोवाइड कर रहा था। अब हम आ जाते हैं ऑपरेशंस की तरफ। अब हम ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें ऑपरेशन करते हैं। जैसे ए इक्वल टू उसने जैसे यूज किया हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर उसने यूज किया हुआ है एक वैल्यू 2, एक वैल्यू है 3। अब सिंपल इसको सम करना है तो आप क्या करेंगे, A+B। तो A+B आपको क्या मिलेगा, 5। ओके, अब मैं कह लेता हूँ ये वैल्यू इंट नहीं थी, ये वैल्यू स्ट्रिंग थी। तो ए के अंदर आप लिखते हैं जे, और बी के अंदर आप लिखते हैं टेक। अच्छा, इसके अंदर ना आप सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो इट इज अप टू यू, आप जैसे मर्जी यूज करें। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने स्टार्ट सिंगल से किया और एंड आपने डबल पे कर दिया, वो एरर आएगा। उसको नहीं करना। यानी कि ये है कि स्टार्ट आपने सिंगल किया और एंड आपने डबल पे कर दिया, इस तरह नहीं करना। सो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाकी चीजें टैग। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, ये जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने मुझे जे टैग दे दिया। तो इट्स मीन ये जो आपके पास यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो प्लस का ऑपरेशन है, ये आपके पास कॉनकैटिनेशन वाला काम कर रहा है। ये अब आपके पास एडिशन वाला काम नहीं कर रहा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो आप टाइप यूज कर रहे हैं, जो आप क्लास यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, आपके पास जो उसका ऑपरेशन होगा वो डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई का लफ्ज यूज करूंगा या ऑपरेटर यूज करूंगा, तो आप देखेंगे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास 6 हो गया। और अगर मैं एक जे है, इस चीज को ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं A मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, तो ये मुझे
3 दफा जे ला के दे देगा, उस चीज को उतनी दफा रिपीट करके ला के दे देगा। तो इट्स में उसकी जो क्लास होगी उसके लिहाज से जो ऑपरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, उसकी काम करने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज वो एक्सप्लेन कर रहा है इस स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर वो देखें क्या कर रहा है, ए में 1 पुट किया हुआ है, a+2 1+2 विच इज इक्वल टू 3, तो आपको 3 प्रिंट होकर आ गया। इस तरह आपके पास, अच्छा ये इसका शॉर्टकट है कि अगर आपने, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था, a+b इस तरह, तो मैं एक और यहाँ पर यूज करता हूँ a इज इक्वल टू 1 और a प्लस इज इक्वल टू 5। तो ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a+5। इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या होती है कि आप क्या करें, आप उससे पहले प्लस ले आए और इज इक्वल टू का साइन ऐड कर दें, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई करना होता तो आप किस तरह लिखते हैं, आप सिंपल इसको इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाता, और इसकी शॉर्ट फॉर्म आप किस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाए। So this is the way you can write the simple format into this format. So next, यहाँ पर उसने ये चीज आपको दी हुई है, ये जो ऊपर वाला कोड था बिल्कुल नीचे वाला सेम है। इधर भी आप दो नंबरों की एडिशन कर रहे थे, 1 की और 2 की, इधर भी आप एडिशन ही कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसने तो एक्चुअल फॉर्म में लिखा हुआ है। देन आपके पास क्या है, अब आप एडिशन नहीं कर रहे, अब आप कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास वर्ड क्या है, रेस का है, रेस प्लस कार। तो ये क्या करेगा, रेस और कार को क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट करके जोड़ कर लिख देगा। तो इसने आपको जोड़ कर लिख के दे दिया। इस तरह आपके पास इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ये वाली शॉर्ट फॉर्म होगी जो भी हमने देखी थी। वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस कार लिखें या फिर आप वर्ड प्लस इज इक्वल टू कार लिख लें, तो बात एक ही है। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये इंटीजर है। और यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3। तो ये जो b के अंदर 5 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया। इस तरह आप अगर स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो चीज उतनी दफा रिपीट हो जाएगी। तो हमने देख लिया कि हम किस तरह वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट आप किस तरह कर सकते हैं, तो यू कैन इजीली डू, आपके पास दो एक तरीकेकार होते हैं इसके अंदर वेरिएबल्स को मल्टीपल असाइन करने के। तो ये आप किस तरह करेंगे, आपने एक सेम वैल्यू देनी है डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। ए में भी आपने वही वैल्यू डालनी है, बी में भी वही वैल्यू डालनी है, सी में भी वही वैल्यू डालनी है। तो आप सिंपल क्या करें, 3 कर दें, कितना आसान है। और प्रिंट करवा दें आप तीनों को, ए को भी प्रिंट करवा दें, बी को भी प्रिंट करवा दें और सी को भी प्रिंट करवा दें। सो हियर यू कैन सी आपके पास तीनों में क्या आ गया, 333 आ गया। अब आप कहते हैं नहीं यार मुझे डिफरेंट वैल्यू चाहिए। डिफरेंट वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब आप कहेंगे क्योंकि आपको डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो आप कुछ इस तरह करेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू, एक में मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1.0, दूसरे में स्टोर कर देता हूँ 1, तीसरे में स्टोर कर देता हूँ जे। तो अब आप देखें तो आपके पास ये डिफरेंट, जो आपने ए में स्टोर कराया था 1.0, बी में स्टोर कराया था 1 और सी में स्टोर कराया था जे, तो आपके पास यहाँ पे शो हो गया। दिस इज अ शॉर्टकट वे कि आप डिफरेंट वैल्यू को इस तरह पुट करवा सकते हैं। अब आगे जो है, अगर आप कोई भी वेरिएबल नहीं पुट करना चाहते तो उसकी जगह आप क्या भी पुट कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर भी पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे मुझे कोई वेरिएबल नहीं देना तो मैं सिंपल क्या दे दूंगा, मैं अंडरस्कोर दे दूंगा, तब भी आपके पास ये जो सी, इसको मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ, तो ये देखें उसने आपको एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो अंडरस्कोर में क्या उसने पुट किया हुआ है, ये पुट किया हुआ, सही है। अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम नहीं दिया तो यू कैन इजिली राइट द अंडरस्कोर, तो उसके जरिए भी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, तो इधर आपके पास सिंपल वही कह रहा है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, सब में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, 1 1 1। अगले में क्या कर रहा है, बी इज इक्वल टू 2 कर दिया तो बी की वैल्यू अपडेट हो गया, तो बी में अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट के अंदर हो जाता है, अब आपने ए में स्टोर किया 1, बी में स्टोर किया 2 और सी में स्टोर किया 3। जब आपने इसको प्रिंट करवाया तो देखें 1 2 3 आपके पास सामने शो हो रहे हैं।
और इस तरह अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज करते हैं और यहाँ पर आप 2 वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि अब वो बताएगा भाई तीसरी वैल्यू किधर है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप उसके साथ फिर अंडरस्कोर पुट कर देंगे तो डेट फाइव आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, डमी वेरिएबल भी जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखो उसने क्या किया हुआ, ए में उसने 1 स्टोर करवाया, बी में उसने 1.0 स्टोर करवाया, सी में उसने जेटेक्स सोल्यूशन को स्टोर करवाया और डी में उसने कंप्यूटर एकेडमी को स्टोर करवाया। तो अब उसने सिंपल क्या प्रिंट किया, सी को प्रिंट किया, तो उसके पास क्या आ जाएगा, जेटेक्स सोल्यूशन। कैमल केस राइटिंग एंड द स्नेक केस राइटिंग। तो चूंकि पाइथन जो है वो एक सांप से रिलेट कर रहा होता है, हालांकि सांप नहीं था, वो हमारे पास एक सर्कस शो था जिसमें से उसका नाम चूज किया गया। तो जो कैमल केस राइटिंग होती है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सी प्लस प्लस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जावा में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सी शार्प में इस्तेमाल किया, आप किसी खास एक राइटिंग फॉर्म में अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर होता ये है कि जो आपके फर्स्ट वर्ड होते हैं, अपर कैमल केस है तो इसके अंदर फर्स्ट लेटर जो होंगे वो अपर केस में होंगे। जैसे आपका दिस है, तो दिस के अंदर टी जो है वो अपर केस में, आई जो है वो अपर केस में, ए जो है वो अपर केस में, एग्जाम्पल का ई जो है वो अपर केस में। दिस इज द कैमल केस। यानी कि आपने कोई भी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करवाना है, कोई क्लास का नाम देना है, कोई भी आइडेंटिफायर है, तो आप इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं भी देंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन जो एक प्रोफेशनल वे में आपको कोडिंग करने जा रहे हैं किसी खास लैंग्वेज में, तो आप इस तरह दे सकते हैं। लोअर कैमल केस के अंदर क्या होता है, लोअर कैमल कैमल केस में होता तो वही कैमल केस ही है, क्योंकि इसके सारे वर्ड का लेटर जो होगा फर्स्ट वो अपर केस में होगा, लेकिन जो इसका पहला वर्ड होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो स्मॉलर केस में होगा। लोअर के अंदर और अपर केस में फर्क सिर्फ इतना है कि इनका जो पहला वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है अपर केस में वो अपर केस में होगा, और लोअर कैमल केस के अंदर वो लोअर केस में होगा। तो हियर यू कैन सी कि आपके पास the first letter is not capitalized and each word throughout। तो देखें जो इसका पहला वर्ड था दा, उसका जो पहला लेटर है टी वो स्मॉल केस में, तो इसके अंदर लोअर कैमल केस। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पहला वर्ड है दिस, उसका जो पहला लेटर होगा वो अपर केस में होगा। ठीक है, अब स्नेक केस राइटिंग क्या होती है जिसको पाइथन अडॉप्ट कर, ये कहता है कि यार तुमने जब स्पेसिंग देनी है, आपके पास अक्सर वेरिएबल होता है जिसमें आपको स्पेसिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट नेम है, अब स्टूडेंट नेम आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता। तो कैमल केस में उसको आप किस तरह लिखेंगे, आप उसको इस तरह लिखेंगे। कैमल केस में अगर मैं आपको स्टूडेंट नेम लिखवाना चाहूँ, एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँ, और उसमें कोई वैल्यू अगर हम स्टोर करना चाहें, जैसे मैं कुछ इस तरह दूंगा, स्टूडेंट अली, ये है कैमल केस। और अगर मैं आपको पाइथन केस देना चाहूँ या स्नेक केस देना चाहूँ, तो उसके अंदर हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसके अंदर क्या होगा कि आपने स्मॉल लेटर यूज करने हैं, स्टूडेंट और अंडरस्कोर, तो यहाँ पर आ जाएगा नेम, और यहाँ पर आप दिस इज अ स्नेक केस। इसके अंदर जो स्पेस आती है उसकी जगह आप क्या पुट कर लेते हैं, अंडरस्कोर। और है कैपिटल लेटर यूज नहीं होते, सो इट इज अप टू यू। फर्स्ट लेटर तो कैपिटल नहीं होता, आगे बेशक आप अगर आप इसको यूज करना है तो यू कैन डू, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल कर लेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है, एरर नहीं आएगा। लेकिन स्नेक केस क्या कहता है, जरा इस पे गौर करें। यहाँ पर दिस इज अ सिंपल सेंटेंस था, उसने इसको जब स्मॉल किया तो देखें टी छोटा हो गया। इस तरह आई लव यूजिंग स्नेक केस व्हेन आई एम राइटिंग कोड, और मुझे भी स्नेक केस बड़ा पसंद है। मतलब इसके अंदर इस फॉर्मेट में कोडिंग करना ज्यादा मजेदार होता है कि अगर आपने स्पेसिंग देनी है तो उसकी जगह अंडरस्कोर यूज करें। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर्स हो गए सारे, आई लव यूजिंग स्नेक केस व्हेन आई एम राइटिंग कोड। सही है, तो ये तब आप यूज करते हैं जब आपने स्पेसिंग देनी हो, अदरवाइज तो सिंपल ही है, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं कहता हूँ बाद में आपने रीड करना है, क्योंकि पाइथन सजेशन आ जाएगी जैसी हुआ है एंटर करें, हाँ वो सारा का सारा उसमें चला जाए। वैसे जब आपने अपना कोड लिखते हैं ना, तो उसको इस तरह लिखें कि बाद में आपको रीडेबल हो। तो पाइथन जो कि हाईली रीडेबल लैंग्वेज है, तो इसका बड़ा खास ख्याल रखती है, एक तो इंडेंटेशन की वजह से, और दूसरा अपने इसी केसेस की वजह से, स्नेक केस की फॉर्मेट में, तो आपको रीड करना बड़ा इजी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो कि किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे आपके वेरिएबल्स होते हैं, a इज इक्वल टू 2, तो 2
जो है वो एक वैल्यू है, और उसको जो चीज यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है वो क्या है, एक नाम है जिसका नाम है ए। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्लास का नाम होता है, इस तरह आपके पास फंक्शंस का नाम होता है, इस तरह आपके पास लिस्ट का नाम होता है, डिक्शनरी, टपल्स वगैरह, इन सब के जो भी नाम होते हैं उनका हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है। यहाँ पर एक बात करते हैं, आर आइडेंटिफायर आर नॉट वेरिएबल, ऑल वेरिएबल नेम आर आइडेंटिफायर। बिल्कुल सही है। जो भी वेरिएबल का नाम आप पुट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2, और ये एक क्या है, ये एक वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, 2 है, तो ये एक आइडेंटिफायर भी है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, उसका नाम रखता हूँ tel, और उसमें कॉलन डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं उसकी कोडिंग करता हूँ। अब ये जो है ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन का नाम है, तो ये एक आइडेंटिफायर है। तो जो वेरिएबल होगा वो तो आइडेंटिफायर होगा, लेकिन जो वेरिएबल नहीं होगा वो भी आइडेंटिफायर हो सकता है। यहाँ पे वही बात कर रहा है, ऑल आइडेंटिफायर आर नॉट वेरिएबल। लाजमी नहीं कि हर आइडेंटिफायर एक वेरिएबल हो, लेकिन ऑल वेरिएबल जो होंगे, जो भी वेरिएबल होगा वो तो आइडेंटिफायर पक्का है, वो तो आइडेंटिफायर ही है। तो यहाँ पे वो सिंपल सी उसने यही बात की है, और कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आप फंक्शन को यूज करेंगे तो वो भी क्या होगा, क्योंकि आप नाम उसको दे रहे हैं तो वो आइडेंटिफायर होगा। जब भी आप आइडेंटिफाई यूज करते हैं, जिसके अंदर आप उसको यूज कर रहे हैं उसके खास रूल्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल जब आप यूज करेंगे तो उसको डिफाइन करने का एक खास रूल होगा कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए, और अगर कोई आप स्पेशल करेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप अंडरस्कोर यूज करेंगे, उसके अलावा कोई और स्पेशल करेक्टर फर्स्ट लेटर में यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह के रूल्स जो होता है फिर आप डिफाइन कर लेते हैं उसके अंदर। यहाँ पर वो रूल्स आ गए। व्हाट विल बी द रूल, कि आइडेंटिफायर जो होगा वो शुड स्टार्ट विद आइदर एन अल्फाबेट्स लेटर, लोअर केस में करें या अपर केस में करें, इट इज अप टू यू। ठीक है, अपर केस में करें, इट इज अप टू यू, और एन अंडरस्कोर, जो मैंने भी आपसे बात की है, हमने देखा था ए किया था, बी किया था, और तीसरे का नाम हमने अंडरस्कोर रख लिया था। तो वो कह रहे हैं अंडरस्कोर से भी आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप 1 इज इक्वल टू 2 नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर के स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ कौन सा अलाउ है, अंडरस्कोर, एट द रेट अलाउ नहीं है। आप इवन मॉडुलस इज इक्वल टू 3 नहीं कर सकते, तो ये रूल के खिलाफ है। पाइथन जो है डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एज एट द रेट, डॉलर साइन, और आपके पास ये मॉडुलस का साइन। वो कहता है कि आफ्टर दैट मोर देन वन अल्फाबेट लेटर डिजिट्स और अंडरस्कोर यू विल यूज इन द आइडेंटिफायर, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड। ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें अगर आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे अगर आपने a इज इक्वल टू 2 स्टोर करवाया और यहाँ पर आपने a इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों बेशक इनका वैल्यू सेम है, ये इनका रेफरेंस जो होगा एक a होगा और एक बिग a होगा। जो HTML है जैसे इस तरह की, वो इट नॉट अ लैंग्वेज, एक मार्कअप है, वो केस सेंसिटिव नहीं होता। उसमें भले आप H1 दें या H1 दें स्मॉल है, तो वो उसको एक ही तरह की आउटपुट परफॉर्म करेगा। लेकिन जो कि केस सेंसिटिव है, तो इधर आप ए स्मॉल लेटर में दें या ए का ए जो है वो बड़ा कर दें, ए को अपर केस में ले जाए, तब वो उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। किसी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर जो है वो यूज नहीं कर सकते। जो मैंने आपसे पहले बात की कि आप जो भी कीवर्ड, जो आपके पास 35 कीवर्ड्स हैं, उनको आप एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। इट इज आल्सो इन द रूल्स। ओके है, एरर आ जाएगा। देखो जरा, तुम अगर इफ करके देखो तो आपको एरर मिलता है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इफ इज इक्वल टू 3, और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, इसने फौरन एरर दिया, इनवैलिड सिंटैक्स। हालांकि यहाँ पे मैं अगर a इक्वल टू 3 करूं, ओके कर लेगा, उस पर कोई एरर नहीं दे रहा। तो इट्स मीन आप कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या कहा कि आप a को यूज कर रहे हैं, आप स्मॉल a को यूज कर रहे हैं, नेम सही है, नेम 15 ठीक है, सिटी से पहले आप अंडरस्कोर पुट कर सकते हैं, दरमियान में आप यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कीवर्ड है आपके पास, स्टार्टिंग के अंदर नंबर यूज नहीं किए जा सकते। हैश क्या है आपके पास, सिर्फ अंडरस्कोर एज स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, हैश नहीं यूज कर सकते। फुल नेम एट द रेट, ये भी गलत है, क्योंकि उसने दरमियान में सिर्फ आपको अलाउ किया हुआ है अंडरस्कोर, कोई और स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं किया हुआ। और ये स्पेस भी ऑफ कोर्स, ये भी गलत है।
आगे वो बात आपसे करता है पाइथन स्टेटमेंट्स की। अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइनें पढ़ रही हैं, आप कोई भी कोड लिख रहे हैं तो वो 2 लाइनों में आ रहा है, 3 लाइनों में आ रहा है, कोई एडिशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसके बाद ना ये कौन सी स्लैश है, बैक स्लैश, तो अब ये बैक स्लैश पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर उसने सिंपल सा क्या किया हुआ है, सपोज करते हैं हम a इज इक्वल टू 3+1 प्लस बैक स्लैश एंटर 3+4, और हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। ये क्या करता है, बैक स्लैश, ये कंटिन्यूटी को शो करता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली इस चीज को जाहिर कर रहा है कि ये आपके पास 3 है, ये +1 है, ये आपके पास 3 है, और ये आपके पास 4 है। ये एक्चुअली कंटिन्यूटी है। ये बेशक भले ये सेकंड लाइन पे चला गया, लेकिन ये एक्चुअली पिछले से रिलेट कर रहा है। ये जो है आपने बैक स्लैश यूज किया ना, ये यही करता है, ये कंटिन्यूटी को जारी रहने देता है मल्टीपल लाइंस के अंदर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आपके पास ये जो इसका आउटपुट होगी, आपको वही चीज शो होगी, प्रिंट इज इक्वल टू a। सिंपल सा इसमें आपने यहाँ पर मैं अगर स्पेसेस खत्म कर दूं तो देन क्या होगा, तब भी एरर आएगा, नहीं आएगा। मतलब आपने इसके बाद स्पेसेस नहीं डाल, आई थिंक हमने पहले भी नहीं डाली थी, लेकिन पहले क्यों आ रहा है, कमेंट्स की वजह से। ये आपके पास सिंपल सा कोड है जिसमें हमने 3+1 प्लस बैकवर्ड स्लैश यूज किया है, और उसके बाद कोई स्पेस नहीं देनी, भूल कर भी नहीं देनी। उसके बाद 3+4 आएगा, और देन आपके पास प्रिंट ए होगा। तो देखें कंटिन्यूटी इसने जाहिर की है, इसने क्या किया, 3+1 प्लस 3+4 किया है। अगर ये चीज ना होती और अगर आप उसको सेकेंड लाइन पे ले जाते तो आपको जबरदस्त किस्म का क्या मिलता, एरर, एरर मिलता। ये कोड जो है दोनों आपको ये चीज शो कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। आगे टॉपिक आता है पाइथन इंडेंटेशन का। पाइथन इंडेंटेशन का मकसद क्या है, हम इसको जरा व्हाइट बोर्ड पे जाके पहले समझते हैं। देखिए आपने सिंपल क्या करना था पहले, आपने सिंपल इंट EAL, और आप करली ब्रैकेट यूज करते थे और ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखते थे। यानी कि जो ये क्या बताता था कि ये जो आपने चीजें लिखी है इसका स्कोप क्या है। मतलब आपने a = 2 अगर यूज किया है यहाँ पर, तो इसका जो लाइफ होगी वो इसके अंदर ही होगी। अगर आप बाहर जाके प्रिंट करवाते हैं ए को, तो वो आपको प्रिंट इसकी आउटपुट यहाँ पर जनरेट नहीं करके देगा, बल्कि आपको एरर देगा। वो कहेगा मैं ए को पहचानता ही नहीं हूँ, ये स्टैटिक स्कोप हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ए को हर जगह पहचान करवानी है तो उसको ग्लोबल आपने करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझ आ गई कि जो स्कोप होता है ये डिफाइन कर रहा होता है कि जो वेरिएबल है वो अपने स्कोप से बाहर उनकी लाइफ क्या है। ये जो चीजें आपने उसके अंदर स्कोप के अंदर पुट की है, उसकी लाइफ जो है बाहर क्या होगी, क्या वो बाहर यूज हो सकते हैं या उसी स्कोप के अंदर ही यूज होंगे। सपोज करते हैं हम किसी ने कोड यूज किया हुआ है कुछ इस तरह, इंट ए, आपको यहां से शुरू हो गया, प्रिंट ए, प्रिंट 2, ठीक है, इसको स्ट्रिंग ले लें। अब दूसरा क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर है तो किसी ने दोबारा यहाँ पे प्रिंट कर दिया सी, एक बंदे ने जाके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, कोई इतनी स्पेसिस के साथ शुरू कर रहा है, कोई 0 स्पेसिस के साथ शुरू कर रहा है, और कोई इतनी ज्यादा स्पेसिस के साथ शुरू कर रहा है, और ये आपका स्कोप एंड हो गया। पाइथन कहता है कि इस चीज को आप विद द हेल्प ऑफ स्पेसिंग यूज करें, और वो स्पेसिंग कांस्टेंट रहेगी। वो कैसे स्पेसिंग कांस्टेंट रहेगी, इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने डेफ फंक्शन के लिए आप डेफ यूज करते हैं, डेफिनेशन, जो भी आपने यहाँ पर नाम दिया था ए, और यहाँ पे कॉलन यूज कर लो। वो कहता है 1 2 3 4, 4 स्पेसिस आप छोड़े, और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, प्रिंट ए। इस तरह आप जो है यहाँ पर आपने अगला प्रिंट कराना जो कि स्कोप के अंदर आ रहा है, तो आप यहां से नहीं करवा सकते, आपको एरर मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। जो आपने स्पेसिंग ऊपर दी है 4 स्पेसिस वाली, आपने बिल्कुल हूबहू स्पेसिस यहाँ पे भी देनी है, और इसी तरह अगला भी एलिमेंट उसी स्पेस के अंदर आएगा और ये बताएगा। और आपने चूंकि डेफिनेशन, अब चूंकि डेफिनेशन सारी लिख ली है, पूरा का पूरा फंक्शन आपने लिख लिया, तो अब आपने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो आपने बिल्कुल इसकी सीध में आना है, और यहाँ पर आप इसको कॉल कर लें। अब देखिए रीडेबल हो गया। मजे की चीज होगी, पहले आइडेंटिफिकेशन मुझे बुरी लगती थी, लेकिन जब वक्त के साथ साथ
इंडेंटेशन मुझे बड़ी जबरदस्त लगने लगी है। हाँ, इसको जब आपके पास कोड बड़ा बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर आप नेस्टेड नेस्टेड काम करते हैं, तो देन इसका बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है कि अपने स्पेसिस, जैसे सपोज करें यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन यूज करनी है, तो कैसे यूज करूंगा, इसको मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, डेफ ए कॉलन और 4 स्पेसेस, ये सपोज करें 4 स्पेसेस थी, ये इफ की स्टेटमेंट आ गई, ए बड़ा है 1 से, दोबारा कॉलन आ जाएगा, फिर आपके पास 4 स्पेसेस आ जाएंगे और यहाँ आगे ऑनवर्ड करेंगे। अगर आप यहां से स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो इफ के बॉडी के अंदर नहीं आएगी चीज, समझ रहे हैं मेरी बात, वो इफ के बाहर आएगी, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो फंक्शन के अंदर आएगी लेकिन वो इफ की बॉडी में नहीं आएगी। और अगर आप यहाँ से कोई चीज स्टार्ट कर देंगे, तो अब वो फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं आएगी, फंक्शन की बॉडी से बाहर आएगी। गॉट इट? इसको हम बेहतरीन, इसकी पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है तो वहां से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आए। ये देखिए, एक स्टेटमेंट आपने कोई भी दिया, स्टेटमेंट हो सकती है ए इज इक्वल टू 2, ये इसके अंदर कोई स्पेसिंग नहीं है, तो ये देखिए कोड ब्लॉक 1 बिगिंस, कोड ब्लॉक 1 बिगिंस हो रहा है। फिर आपने एक कंडीशन डाली है इफ की, ये आपने इफ की कंडीशन डाल दी है, वहीं से कोड ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हुआ है। फिर आपने उसके अंदर 4 स्पेसेस पुट कर दी हैं, क्योंकि आप इफ के अंदर आप जाके कोई एक और इफ पुट करना चाह रहे हैं, तो आपके यहाँ पे 4 स्पेसेस पुट कर दी हैं। आप उस इफ के अंदर ये कंडीशन भी फुलफिल हो, ये कंडीशन भी फुलफिल हो, उसके अंदर आप ये स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। सपोज करें वो जो स्टेटमेंट है वो क्या हो सकती है कि प्रिंट कर दो आप सी को, ये एक स्टेटमेंट हो सकती है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर आप चूंकि लिखना चाह रहे हैं, तो आपको 4 स्पेसेस और देनी पड़ेंगी। देखें स्पेसेस कितनी जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रही है, कोड देखें कितना एक सीक्वेंस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, नीट फॉर्म में समझ आ रहा है। तो दैट्स वाई जो पाइथन है वो रीडेबल, उसका कोड रीडेबल होता है। अगर आप ये स्पेसेस आप नहीं लगाते और स्टेटमेंट यहाँ से पुट कर देते हैं, तो वो स्टेटमेंट इसकी नहीं होगी, वो स्टेटमेंट किसकी होगी, इसकी। तो इंडेंटेशन ये काम कर रहा होता है, तो अपने इस चीजों का खास ख्याल रखना होता है अपने कोड के अंदर। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास इफ 5 बड़ा है 2 से, प्रिंट क्या कर दो, 5 इज ग्रेटर देन 2। इफ 5 बिगर देन द 2, देन प्रिंट कर दें 5 इज ग्रेटर देन द 2। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको इस सिंटैक्स एरर मिलेगा, क्योंकि आपने स्पेस एक ही डाली हुई है, 4 स्पेसेस चाहिए। और मोर एवर अगर आपने चूंकि इसके नीचे पुट करनी है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 4 स्पेसेस होंगी, देन ये यहाँ पर आएगा। इस तरह अगर आप देखें तो j इज इक्वल टू 1 है, आपने वाइल लूप लगाई हुई है, वाइल लूप लगाने के बाद अब आपके पास स्पेसेस क्या है, कांस्टेंट है, तो उसने आपको आउटपुट शो करवा दिए। एक लूप चल रही है जो कि 1 से स्टार्ट होकर कहां तक खत्म हो रही है, 4 तक। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ तक कोई पंगा, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को भी थोड़ा सा कवर टच दे देते हैं, दे दें टच, तो कहते देख ले, या इसकी यहीं तक आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? हाँ गया, चले हम इसको ना यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और हम फंक्शंस को भी पढ़ेंगे, ये सॉरी लूप को भी पढ़ेंगे। तो ये हम कोशिश करेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीक होगा ना, उसमें हमें कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप और थोड़ा सा इसकी बेसिक्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, और ये जो बेसिक्स होगी ना इसको हम कवर, प्रेसिडेंस क्या होता है, ताकि हमारी उस लैंग्वेज की नो हाउ हमें हो जाए। पाइथन की क्या दूंगा, मुझे लगता है कि अभी हमने कोई खास चीजें नहीं पढ़ी, तो हम इसकी पूरी की मैं आपको दे दूंगा। अच्छा एक चीज हम इसमें से देख लेते हैं लास्ट थोड़ी सी हम, ताकि हमारे ना प्रिंट और इनपुट लेना हमें आ जाए। देखिए आपने कोई भी चीज प्रिंट करवानी होती है तो आप किस तरह करवाते हैं, प्रिंट, और उसके अंदर सपोज करें ए था और ए में आपने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी है, विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, तो ये देखिए आपके पास 3 आ गया। अब एक और प्रिंट आप यूज कर लेते हैं
जो है आपके पास b इज इक्वल टू 3 और नीचे आप एक और प्रिंट यूज कर रहे हैं विच इज इक्वल टू प्रिंट एंड देन आफ्टर दैट b। सो हियर यू कैन सी कि आपके पास अलग-अलग जो है न्यू लाइन के अंदर जो है वो आपके पास शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास देखें a इज इक्वल टू 3 था, b इज इक्वल टू 3 था, तो आपने दोनों को प्रिंट किया तो दोनों न्यू लाइन के अंदर उसने शो करवाया। 3 को न्यू लाइन पे शो करवाया और इस 3 को भी न्यू लाइन पे शो करवाया। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं नहीं यार सेम लाइन पे शो होना चाहिए। एक तो तरीका क्या होता है कि आप ये कोड कॉपी करें, ये कोड पेस्ट करते हैं और उसके साथ a कॉमा b करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपको सेम लाइन पर ही शो करवा देगा 3 आप इवन के क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, सॉरी हमने वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और इस तरह आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ बी। तो ये देखिए आप इस तरह शो करवा सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि यार मैं लिखूं बेशक इस तरह ही जैसे मैंने लिखा हुआ है, मैं आदत से मजबूर हूं, लेकिन मेरे पास लाइन सिंगल के अंदर ही शो होना चाहिए। तो आप इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ यूज करें एंड इज इक्वल टू, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास क्या शो हो रहा है, सिंगल लाइन पे आ गया। अगर आप एक स्पेस दे देंगे इधर तो वो आपके पास स्पेसेस में शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपके सामने अभी शो हुआ था। कहाँ पे किया था हमने, बिठा दिया। तो इट्स मीन जो एंड होता है, आप एंड के अंदर कोई भी चीज पुट करेंगे तो वो वैसे यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर वो एक्चुअली ये यूज कर रहा होता है, एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहा होता है एंड। तो देखें ये आपके पास बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा होता है, दैट्स व्हाई आपको वो न्यू लाइन में शो करके दे रहा होता है। आप दरमियान में कोई स्टैटिक भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक आउटपुट और दूसरी आउटपुट के दरमियान क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। इसे आपको इस फॉर्म में शो कर दिया, सही है। अब हम इनपुट किस तरह लेते हैं, यूजर से इनपुट लेना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती, आप उसी इनपुट के दौरान ही वो प्रिंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू इनपुट विच इज इक्वल टू प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, प्रिंट कर लें जो भी b की वैल्यू वो एंटर करे यूजर, उसको आप क्या कर लें, प्रिंट कर लें। तो देखो उसने आपसे वैल्यू मांगी है, बस मैं 44 ऐड कर देता हूँ, तो उसने 44 क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यूजर से आप इनपुट किस तरह ले सकते हैं, सिंपल इनपुट का फंक्शन यूज कर और आउटपुट किस तरह आप प्रिंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और जो आउटपुट है, अगर आप डिफरेंट आउटपुट यूज करते हैं और वो सिंगल लाइन पे आप उसे शो करना चाहते हैं, देन आप एंड का इसके अंदर जो है पैरामीटर यूज करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट स्पेसिंग देंगे तो वो स्पेस आ जाएगी उनके दरमियान। स्पेस नहीं देंगे तो दोनों प्रिंट होंगे बिल्कुल साथ साथ, उनकी जो आउटपुट होगी वो शो हो रही होगी, जैसे यहाँ पर हुई थी 33 हमारा बिल्कुल साथ साथ। मैं इसको खत्म करूंगा, यू कैन सी आपके पास बिल्कुल साथ साथ जो है वो आउटपुट शो हो रही है, 3 भी बिल्कुल और 3 भी। तो डेफिनेटली फिर हमें एक स्पेस देनी पड़ेगी ताकि हमारे आउटपुट जो है वो बिल्कुल एक स्पेस के साथ हमें शो। तो ये सिंपल प्रिंट कैसे देते हैं और आपको आउटपुट किस तरह जनरेट होता है, तो ये भी हमने इसके अंदर छोटी सी चीज देख ली हुई है। सो आज के लेक्चर के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं स्लाइड को इस टाइम ऑफ करने लगा हूँ।